बीए प्रथम वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या क्लासिकल युग कहा गया है, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य और आर्थिक क्षेत्र में एक तरीके से बहुत ही उन्नति हुई और इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास भी किया, किंतु वे उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत में 3 नवीन राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागवंश का, जिसको नाग शक्ति कहा जाता है, दक्षिणी भाग में वाकाटक वंश का और पूर्वी भारत में गुप्त वंश का। गुप्त काल जो था वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में और गुप्तों की जाति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र कहा है, एलन अल्तेकर और रोमिला थापर ने उनको वैश्य बताया है, गौरी शंकर ओझा ने उनको क्षत्रिय कहा है, तो वही हेमचंद राय चौधरी ने उनको ब्राह्मण बतलाया है। आधुनिक उनके अगर हम निवास स्थान की बात करें तो आधुनिक स्रोतों के आधार पर गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी भारत, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार माना जाता है। गुप्त वंशीय जो लोग थे वह धारण गोत्र के थे। तो ये थी प्रारंभिक जानकारी। अब है गुप्त साम्राज्य की स्थापना और उसके शासक। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक आदिराज महाराज गुप्त, परवर्ती गुप्त लेखों में आदिराज महाराज गुप्त था। परवर्ती गुप्त लेखों में उसका नाम श्रीगुप्त मिलता है। स्मिथ और जायसवाल आदि विद्वान श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताते हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने चेलीकीटो नाम का उल्लेख किया है। यह नाम श्रीगुप्त के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। डॉक्टर S.K. मैत्री के अनुसार मगध के लिच्छवियों के अधीन एक सामंत राजा था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उसने अपने छोटे से राज्य पर 275 ईस्वी से लेकर के और 300 ईस्वी तक शासन किया। अभिलेखों के अनुसार श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच। उसका राज्यकाल था 300 से लेकर के 319 ईस्वी। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम वही था जिसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब इसके बाद एक महान शासक का गुप्त वंश में अभ्युदय होता है, जिसको समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिसने 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, जिसको B.A. स्मिथ इतिहासकार जो है उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है, जो बिल्कुल सत्य है। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, विवेचना कीजिए या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो समुद्रगुप्त आज हम पढ़ रहे हैं जो गुप्त वंश का शासक था, जिसने 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सम्राट बना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एरन अभिलेख और प्राप्त मुद्राओं से समुद्रगुप्त के इतिहास की हमको जानकारी मिलती है। डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जो नाम था वह था कच। कच नाम के कुछ स्वर्ण सिक्के भी मिले हैं।
जिनमें सामने की ओर राजा की मूर्ति अंकित है और उसकी प्रशंसा में कर्मभिर उत्तमेर लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ उसकी उपाधि सर्वराजोच्छेता अर्थात सभी छोटे छोटे राज्यों का उच्छेद करने वाला अंकित है। अब आती है समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति। समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति तो सबसे पहले है आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत। आर्यावर्त उत्तर भारत पर प्रथम आक्रमण और विजय। तो समुद्रगुप्त की प्रथम विजय यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उसने आर्यावर्त के 2-3 राजाओं को पराजित किया। उसने मथुरा के शासक अच्युत, पद्मावती का शासक नागसेन और कोकतुल के राजा को पराजित किया। पाटलिपुत्र विजय गुप्तों के इतिहास की प्रमुख घटना थी। इस प्रकार उसका राज्य उत्तर भारत के कुछ भाग, मध्य भारत के कुछ भाग और बंगाल के कुछ भागों में हो गया था। दूसरे नंबर पे है आठविक राजाओं पर विजय। आर्यावर्त की विजय के बाद समुद्रगुप्त ने विंध्याचल पर्वत के आसपास के आठविक मतलब जंगली जो राज्य थे उनके ऊपर विजय प्राप्त की। ये संख्या में 18 थे। डॉक्टर फिलीट के अनुसार ये आठविक राज्य गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक फैले हुए थे। तो ये थी उसकी आठविक राज्यों पर विजय। इसके बाद आता है दक्षिण भारत पर विजय। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत के 12 राजाओं के ऊपर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की है। ये 12 जो राज्य थे वह थे, ब्लैकबोर्ड पे जगह नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ, कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्यग्रराज, कौशल का मंटराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टर का स्वामीदत्त, एंडलपल्ल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, बैंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुशस्थलपुर का धनंजय। तो ये 12 दक्षिण भारत के जो राज्य थे इनके ऊपर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त के दक्षिण राजाओं के साथ उत्तर भारत से भिन्न नीति अपनाई। हरिसेन राजग्रहण मोक्षानुग्रह शब्द का इसके लिए प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य को ग्रहण नीति के आधार पर कर देने के लिए बाध्य करना। मतलब समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को अपने अधीन किया और उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया। मोक्ष नीति के अनुसार उसने उनके ऊपर विजय प्राप्त की और उनको क्षमा कर दिया और अनुग्रह नीति के आधार पर उन्हें उनके राज्य वापस लौटा दिए। मतलब उन्हें क्षमा भी कर दिया, उनके राज्य उनको वापस भी लौटा दिए। अब आता है आर्यावर्त उत्तर भारत के राजाओं पर दूसरी विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं की शक्ति को समूल नष्ट कर दिया और उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये जो राजा थे वो सभी नागवंशीय राजा थे। इनके जो नाम हैं वह हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बलवर्मा। ये जो थे वह आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के 9 राजा थे और इन 9 राजाओं की शक्ति को समुद्रगुप्त के द्वारा पूर्णतया कुचल दिया गया। अब आता है सीमांत प्रदेशों की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों व सैनिक शक्ति से भयभीत होकर सीमांत प्रांतों और गणराज्यों में बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। सीमांत जो राज्य थे वह थे एक तो समतट मतलब
दक्षिण पूर्वी बंगाल। दूसरा डरवाक मतलब आधुनिक ढाका के आसपास का प्रदेश। तीसरे नंबर पे कामरूप मतलब उत्तरी आसाम। चौथे नंबर पे नेपाल मतलब आधुनिक नेपाल। और पांचवें नंबर पे कर्तपुर मतलब कुमायूं गढ़वाल और रुहेलखंड के प्रदेश। तो इसके साथ उसने गणराज्यों पर भी विजय प्राप्त की, जिनमें मालव गणराज्य है जो अजमेर, टोंक और मेवाड़ का प्रदेश है। अर्जुनायन है जो अलवर और पूर्वी जयपुर का प्रदेश है। योधे है जिसको पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता है। माद्रक रावी और चिनाब के बीच का प्रदेश। आभीर सौराष्ट्र और मध्य भारत में पार्वती और बेतवा के बीच का प्रदेश। प्रार्जुन मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के पास का। समकालिक भिलसा के पास। काक भिलसा के पड़ोस में स्थित प्रदेश। और खलपरिक मतलब मध्य प्रदेश के दमोह के पास का स्थान। तो इन गणराज्यों पर भी उसने विजय प्राप्त की। अब आता है विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के संबंध। समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर अनेक विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। ये विदेशी राज्य थे, पहला था देवपुत्र शाही सहानुशाही, मतलब यह उपाधि कुषाण सम्राटों ने धारण की थी। कुषाण सम्राट उत्तर पश्चिम भारत में शासन करते थे। दूसरे नंबर पे है शक, सौराष्ट्र और अवंती में शक क्षत्रप शासन करते थे। तीसरे नंबर पे है मरुंड, मरुंड लोग अफगानिस्तान में शासन करते थे। और चौथा सिंघल मतलब श्रीलंका। इन राजाओं को समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण करना, अपनी कन्याओं का विवाह सम्राट से करना और गरुड़ मुद्रा युक्त आज्ञा पत्रों को स्वीकार करना आदि मैत्री संधि में स्वीकार करना पड़ा। इन राजाओं ने समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मसमर्पण किया, अपनी कन्याओं का विवाह समुद्रगुप्त से किया और गुप्त साम्राज्य का जो राज चिन्ह था गरुड़, उस गरुड़ से युक्त जो मुद्रा से युक्त जो आज्ञा पत्र थे उनको स्वीकार करना इन्होंने तय किया संधि के अनुसार। अब आता है अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर उसने दान पुण्य किया, नए प्रकार के सिक्के चलाए। उसके सिक्कों के अग्रभाग पर एक अश्व मतलब घोड़ा स्तंभ से बंधा हुआ है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला उत्कीर्ण है। एक शब्द उत्कीर्ण है, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला। दूसरे भाग में वस्त्रानुभूषण युक्त राजमहिषी अंकित है एवं अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। तो ये था समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। अब आता है साम्राज्य विस्तार। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष समस्त भारत सम्मिलित था और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा प्रदेश व पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण में चिगलपट या उससे भी आगे तक के जो प्रदेश थे उसके राज्य में सम्मिलित थे। अब आता है समुद्रगुप्त का धर्म। समुद्रगुप्त की एक मोहर पर गरुड़ की आकृति उसे विष्णु का भक्त सिद्ध करती है। विभिन्न यज्ञादि कर्म करने और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना गया है। तो ये था समुद्रगुप्त का धर्म। समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति हमने पढ़ी। आर्यावर्त उत्तरी भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण और विजय, आठविक राज्यों पर उसके द्वारा विजय,
दक्षिण भारत पर उसकी विजय, आर्यावर्त उत्तर भारत के राजाओं पर उसकी दूसरी विजय, सीमांत प्रदेशों पर गणराज्यों पर उसकी विजय, विदेशी राजाओं के साथ उसके संबंध और अश्वमेध यज्ञ तथा उसका साम्राज्य विस्तार। और समुद्रगुप्त का धर्म हमने पढ़ा। अब आता है समुद्रगुप्त का चरित्र और मूल्यांकन। चरित्र और मूल्यांकन में हम सबसे पहले करेंगे वीर योद्धा तथा महान शासक। वीर योद्धा तथा महान शासक। समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, वीर योद्धा, महान विजेता, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और उदार शासक था। उसने उत्तर भारत के राजाओं और दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की और उनको अपने अधीन किया। मैं पूर्व में बता चुका हूं कि इन विजयों के आधार पर ही डॉक्टर B.A. स्मिथ ने उसको भारत का नेपोलियन कहा है। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट हम उसके मूल्यांकन में लिखेंगे प्रजावत्सल और श्रेष्ठ शासक। समुद्रगुप्त श्रेष्ठ प्रशासक एवं प्रजावत्सल शासक था। उसके साम्राज्य में सर्वत्र शांति और समृद्धि थी। उसने 7 प्रकार के सिक्के जारी किए जो सोने से मुद्रित थे। इससे पता चलता है कि गुप्त काल में सोना बहुतायत में मिलता था। वह निर्धन, अनाथ और दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। चरित्र और मूल्यांकन में तीसरा पॉइंट आता है साहित्य और कला का संरक्षण। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान, वह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने हरिसेन, असंग, वसुबंधु उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे और वह स्वयं भी कला प्रेमी था। उसके सिक्कों में उसको बीना बजाते हुए बतलाया गया है। इसके बाद चरित्र और मूल्यांकन में आता है धर्म सहिष्णु शासक। समुद्रगुप्त का धार्मिक जो दृष्टिकोण था वह उदार तथा व्यापक था। वह हिंदू धर्म का समर्थक होते हुए भी सभी धर्मों का आदर किया करता था। उसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बौद्ध विहार, गया में बौद्ध विहार बनाने की भी अनुमति प्रदान की थी। तो ये था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का एक महान शासक था जिसने अपनी विजय से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को फैलाया। हमारा जो क्वेश्चन बनता, मैंने आपको पूर्व में बताया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, विवेचना कीजिए।